तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 6 HCF यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ह्यूमन के बारे में तो हमें पता ही है, कैपिटल फॉर्मेशन भी हमने ये टर्मिनोलॉजी सुन रखी है मैक्रो के अंदर। तो अब चैप्टर की शुरुआत जो होती है बच्चों वो होती है सबसे पहले कैपिटल वर्ड से, कि कैपिटल का मतलब क्या। तो कैपिटल का मतलब है दो बातें, दो तरह की कैपिटल हो सकती है। एक को बोलते हैं फिजिकल कैपिटल, एक को बोलते हैं फिजिकल कैपिटल और एक को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब ये जिसे आप देख सकते हो यानी कि टेंजिबल है, जिसे आप ओनर से सेपरेट कर सकते हो। आपके पास कोई बहुत बड़ी मशीन है तो मैं आपको पैसे देकर वो मशीन खरीद सकता हूं। तो फिजिकल कैपिटल को ओनर से सेपरेट किया जा सकता है और उसे देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, वो एक टेंजिबल चीज होती है। जबकि ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि एक ऐसी स्किल या एक ऐसी एबिलिटी या चीज जिसे आप देख नहीं सकते, जो इनटेंजिबल है, आपकी जैसे मान लेते हैं बुद्धिमत्ता, जो ओनर से कभी भी सेपरेट नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं किया जा सकता कि बाजार गए, लाओ भैया जरा 10 रुपए का किसी का दिमाग दे दो। अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर तो हर बच्चा टॉप कर लेता, बाजार में जाके 100-200 रुपए में किसी होशियार बच्चे का दिमाग खरीद लेते और बात बन जाती। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब एक स्किल या एक डेवलपमेंट, एक मतलब एबिलिटी किसी व्यक्ति की जिसे आप देख नहीं सकते और जो ओनर से सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो दो तरह की कैपिटल हो जाती है। तो चैप्टर जो आगे बढ़ेगा वो इस पोर्शन पर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन क्लियर, तो थम्स अप भेजो। ओके, क्लियर। तो ये हो गई चैप्टर की शुरुआत, ये हो गया चैप्टर स्टार्ट। अब सबसे पहला टॉपिक इसमें होता है सोर्सेज ऑफ HCF। सोर्सेज ऑफ HCF मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के क्या क्या स्रोत हैं, मतलब किस प्रकार से एक व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकता है या कहां कहां पर वो खर्चे कर सकता है ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो सके। तो सबसे पहला खर्चा और सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। तो बचपन से लेकर जवानी तक आप एजुकेशन पर पैसा खर्च करते हैं, उस पर खर्चा करते हैं ताकि कहीं ना कहीं आपकी अपनी एक अच्छी स्किल, अच्छी एबिलिटी डेवलप हो सके। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है हमारी पढ़ाई लिखाई पर यानी कि एजुकेशन पर। दूसरा खर्चा हम करते हैं या हमें करना पड़ता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अपनी सेहत पर, अपने हेल्थ पर। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी नहीं रहेगा और वो बीमार ही रहेगा तो फिर ऐसा बीमार व्यक्ति इकोनॉमी के डेवलपमेंट या ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा और उल्टा वो तो इकोनॉमी के लिए एक बर्डन बना रहेगा। तो अच्छा कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए हमें अपनी सेहत पर, हेल्थ पर भी खर्चा करना पड़ता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, हेल्थ का खर्चा। तीसरा, ट्रेनिंग। कई बार खाली एजुकेशन लेना, पढ़ाई लिखाई करना ही काफी नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता। आप जॉब करने जाते हो तो वहां पर भी आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कई बार दी जाती है, कई बार आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है। कहीं दूर ले गए, पहले सिखाया जाता है फिर आपको काम पे लगाया जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किल और बेहतर हो, हम अपने आप को और बेहतर अगर बनाना चाहें तो हमें कई बार अपने ट्रेनिंग पर या अपने डेवलपमेंट पर भी खर्चा करना पड़ता है। तो ये हो गया ट्रेनिंग का खर्चा। चौथा, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है कि आप एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हो तो भी खर्चे हो जाते हैं। लेकिन जाते क्यों हो? क्योंकि आपको दूसरी जगह बेहतर अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है। तो आप कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हो। तो उसमें दो बातें हो सकती हैं बच्चों।
या तो आप रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे हो, मतलब गांव को छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हो, या इंडिया से फॉरेन जा रहे हो, मतलब भारत को छोड़कर विदेश जा रहे हो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपको जाने का जो खर्चा है यानी कि कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन वो उठाना पड़ता है बेहतर अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। तो ये हो गया चौथा खर्चा माइग्रेशन का। इसके अलावा भी कुछ छुटमुट खर्चे हो जाते हैं। एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, कई बार आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ जानकारी प्राप्त करते हो कहीं से भी, चाहे इंटरनेट से, चाहे कहीं से, चाहे बुक से, चाहे मैगजीन से, न्यूज़पेपर से। तो आप जो जानकारियां लेते हो, मार्केट में आजकल क्या नया चल रहा है, किस कोर्स का फ्यूचर में ज्यादा स्कोप होगा, किस कोर्स से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आप गैदर करते हो, उसको गैदर करने के लिए भी आप जो खर्चे करते हो, तो वो खर्चा हो गया एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन का खर्चा। तो यानी कि इन नटशेल 5 खर्चे आपको करने पड़ते हैं, तब आप कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर पाते हो। पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करोगे, सेहत पे खर्चा करोगे, उसके बाद ट्रेनिंग पर खर्चा करोगे, उसके बाद हो सकता है छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में या इंडिया से निकलकर किसी बड़े विदेशी देश में जाओगे, उसका खर्चा करोगे, और नॉलेज एक्वायर करोगे तो इस पे खर्चा करोगे। तो ये 5 खर्चे करोगे तो ये हो गए सोर्सेज ऑफ HCF। तो सोर्सेज ऑफ HCF का थम्स अप भेजिए। ओके, ठीक है जी, ओके। तो इस पे बच्चों छोटा ही क्वेश्चन हमसे पूछता है 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या जो बुक में बातें लिखी हुई हैं आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है टॉपिक रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ HCF। HCF का रोल क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदे हैं। हम खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, पढ़ाई पर, सेहत पर, ट्रेनिंग पर, तो इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमी को इससे क्या मिलेगा, इसका फायदा क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस, HCF से प्रोडक्टिविटी किसी भी व्यक्ति की क्या होती है, बढ़ जाती है। आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। तो जितना आप HCF पर अपना खर्चा करते हो, जितनी आपकी स्किल डेवलप होती है, आप उतनी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, तो इकोनॉमी के लिए उतनी अच्छी बात है। दूसरा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो काम कोई व्यक्ति 4 घंटे में कर रहा है, आपके पास अगर वही स्किल्स होंगी अच्छी, तो वही आप आधे घंटे में कर लोगे। तो HCF से कहीं ना कहीं एक इंसान की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, यह भी फायदा। तीसरा, चेंज इन सोशल आउटलुक। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जब रूट लेवल पर अच्छी शिक्षा दी जाती है, लोगों की सोच बदल जाती है। आज से कई सालों पहले सती सिस्टम चला करता था, तो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया। जब शिक्षा आई, एजुकेशन दिया, तो सामाजिक चेंज आता है, तो चेंज इन सोशल आउटलुक होता है। चौथा, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जाहिर सी बात है, आप अपनी पढ़ाई पर अपना अभी खर्च करोगे, अपनी अच्छी सेहत पे खर्च करोगे, अच्छी ट्रेनिंग लोगे, तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे। अच्छे इंसान बनोगे तो आपकी जीवन शैली की क्वालिटी वो भी अच्छी होगी, तो क्वालिटी जो है लाइफ की वो भी बेहतर हो जाती है। पांचवा, HCF और क्यों जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें भी HCF का रोल होता है। तो जब हम अच्छी एजुकेशन, अच्छे हेल्थ से एक अच्छे मैन पावर देश में बनाते हैं, तो ऐसा देश कहीं ना कहीं जो न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसे जल्दी अडेप्ट कर लेता है, उससे जल्दी अपने आप को मतलब अडेप्ट करके उसको यूज कर लेता है। तो HCF की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी सहायता करती है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भाई अच्छी सेहत होगी, पढ़े लिखे होंगे, सब कुछ सही होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल जो जीने की आपकी उम्र सीमा है, आयु सीमा है, वो भी बढ़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है या फायदे हैं HCF के, रोल ऑफ HCF। तो 6 पॉइंट्स। तो रोल ऑफ HCF का थम्स अप भेजो।
ओके, हाँ, उसे इन्वेंशन एंड इनोवेशन भी कहते हैं इसी चीज को। ओके, क्लियर सर, ठीक है। तो इस पर भी छोटा क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो कोई भी अपने 3 या 4 पॉइंट मन पसंदीदा लिख लेंगे। फिर आता है बच्चों एक छोटा सा मिसलीनियस टॉपिक जिस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसकी बस चर्चा करनी है हमें। इंक्रीज इन जीडीपी विद हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। पहले तो इस लाइन का क्या मतलब है वो समझा देता हूं। इंक्रीज इन जीडीपी विद हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जब हमारे देश में आप जैसे जवान बच्चे पढ़ लिख कर, नौजवान बच्चे स्किलफुल बन जाते हो, तो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे जब आओगे अभी मैदान में, कंपनियों में जाओगे, प्रोडक्शन में हिस्सा बनोगे इकोनॉमी का, तो आप एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो। और जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इकोनॉमी के प्रोडक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और जीडीपी बढ़ जाएगा देश का। तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन जीडीपी विद हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। अब उसका चेन इफेक्ट देखो, उससे क्या होगा। जब ज्यादा डब्बे बनेंगे, ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा डब्बे बनेंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों की इनकम लेवल बढ़ेगी। लोगों की इनकम लेवल बढ़ेगी। भाई आप पढ़े लिखे हो, आप स्वस्थ हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, एफिशिएंट, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो भाई आप तनख्वाह भी तो ज्यादा लोगे ना, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो जैसे ही देश में जीडीपी बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के इनकम लेवल भी बढ़ जाते हैं। अब जब आपकी इनकम ज्यादा होगी, जब आप महीने के 5 लाख रुपए कमाओगे, 5 लाख भी कम है वैसे तो, महीने के 50 लाख रुपए कमाओगे, तो आप अपने बच्चों को विदेश भेजोगे। आप अपने बच्चों को कहोगे कि मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा था, लेकिन तुम्हें मैं विदेश भेजूंगा। आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा खर्चा करोगे, या हो सकता है इनफैक्ट आप में से कई बच्चे अपनी नौकरी की, अपनी सैलरी से अपनी शिक्षा पर खर्चा करोगे, कि फॉरेन से जाके एमबीए कर लोगे, कि मेरे पास पैसे हैं। तो जब इंसान का इनकम लेवल बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी शिक्षा पर खर्चा करता है, या अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बढ़ जाएगा। अब जैसे ही शिक्षा पर खर्चा बढ़ा, तो ये तो हमने पढ़ लिया अभी, ये किसका सोर्स है, एचसीएफ का, तो जाहिर सी बात है एचसीएफ भी बढ़ जाएगा। हाँ सर। और जब एचसीएफ बढ़ेगा, तो अभी हमने पीछे इंपॉर्टेंस में पढ़ा था या रोल में पढ़ा था कि एचसीएफ बढ़ने से इंसान की प्रोडक्टिविटी क्या होती है या एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही मैं कह रहा हूं प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ जाता है। तो देख रहे हो, ये एक विशियस सर्कल बन गया एचसीएफ का, कि जीडीपी बढ़ती है तो लोगों के इनकम बढ़ते हैं, लोगों के इनकम बढ़ते हैं तो वो पढ़ाई पर खर्चा ज्यादा करेंगे, पढ़ाई पर खर्चा ज्यादा करेंगे तो एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब जीडीपी बढ़ गया। तो दिस इज अ विशियस सर्कल, पॉजिटिव वाला। तो बात समझ आ गई? तो भेजो थम्स अप। ओके, विशियस सर्कल, हाँ, पॉजिटिव विशियस सर्कल एचसीएफ का और जीडीपी का, एचसीएफ और जीडीपी का विशियस सर्कल। ओके, क्लियर, ठीक है। तो इसमें अगर पूछेगा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो। और ये कहानी तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे कुछ ना मिले लिखने को मान लो, तो इस कहानी को भेड़ देना, और ये आपको डायग्राम की भी हेल्प कर देगा। ये एक फ्लो चार्ट सा बन गया, तो आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अच्छा जी, अब आते हैं इसके बाद अगला टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। ये दो टर्म्स में क्या फर्क है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये ह्यूमन कैपिटल टॉपिक ये बड़ा स्वार्थी है,
स्वार्थी मतलब सेल्फिश। ये टॉपिक बड़ा सेल्फिश टॉपिक है और ये टॉपिक निस्वार्थ भाव से काम करता है। अच्छा, तो पहले ह्यूमन कैपिटल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ह्यूमन कैपिटल कह रहा है इट रिगार्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। मतलब इसका क्या कहना है, इस टॉपिक का क्या कहना है। इस टॉपिक का ये कहना है कि हम अपने देश के लोगों पर अगर पढ़ाई पर और हेल्थ पर खर्चा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि ये थोड़े बेहतर हो जाएं, ये स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं और ये देश की प्रोडक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ये ज्यादा आउटपुट बढ़ाएं। हमारा नजरिया क्या है, देश का आउटपुट बढ़ना चाहिए। तो उसके वजह से हम इन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इन्हें स्वस्थ बनाते हैं। तो ये टॉपिक ये कहता है कि हम लोगों को सिर्फ एक मीन्स की तरह देख रहे हैं। मीन्स का मतलब होता है जरिया, जिसे अंग्रेजी में मीडियम भी कहते हैं। मीडियम भी कहते हैं। जैसे आपको पता है कि आपने अगर पापा से फोन मांगा तो पापा आपको 2 थप्पड़ कस के मारेंगे, तो आप क्या करते हो, आप मम्मी को कहते हो कि मम्मी प्लीज मेरी पैरवी कर दो पापा से और मुझे नया फोन दिलवा दो। तो आप मम्मी के जरिए पापा से फोन निकलवा रहे हो, यही होता है। तो इसी तरह यहां पर इस टॉपिक में हम लोगों के जरिए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, ये टॉपिक है। तो इसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ये लोगों को सिर्फ एक जरिए की तरह देख रहे हैं कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये पढ़ लिख के प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, बस ये हम चाहते हैं। अच्छा, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कह रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट कह रहा है कि नहीं, एजुकेशन और हेल्थ तो बहुत ही अभिन्न, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है एक इंसान के अच्छे वेल बीइंग होने का, मतलब कि सही अच्छा बनने का, ये कहता है। तो ये इन्हें एक एंड्स की तरह देखता है। एंड्स का मतलब हम इनसे कुछ नहीं चाहते, हम इनसे कोई स्वार्थ नहीं रखते, हम चाहते हैं ये पढ़ लिख लें, स्वस्थ हो जाएं, बस ये अच्छे बने रहेंगे, बस हम ये चाहते हैं। तो इसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। इट रिगार्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। बस हमें मतलब नहीं है कि ये प्रोडक्टिव हो ना हो, डब्बे बनाए ज्यादा ना बनाए, हमें मतलब नहीं है, ये पढ़ लिख के स्वस्थ रहें, बस हम ये चाहते हैं। लेकिन यहां पर हम चाहते हैं कि पढ़ाई पर खर्चा, सेहत पे खर्चा इसीलिए हो ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये मतलब है दोनों टॉपिक्स में। तो बात समझ आई तो भेजो थम्स अप। ओके, एक बच्चा कह रहा है मम्मी भी 2 थप्पड़ मारेंगी। बिल्कुल ठीक है। ओके, तो क्लियर कह रहे हैं बच्चे, चलो ठीक है, तो समझ आ गई बात। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल मतलब प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर रहा है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ह्यूमन वेल बीइंग पर फोकस कर रहा है। बस ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, अब आते हैं अपने भारत प्यारे देश पर। भारत हमारे प्यारे देश में एचसीएफ को लेकर हम क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं। भाई हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब क्वेश्चन पूछ सकता है या हमें जानकारी होनी चाहिए कि इन इंडिया प्रॉब्लम्स क्या हैं एचसीएफ को लेकर, हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत आ रही है एचसीएफ में। तो सर पहली दिक्कत क्या है, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये तो कहने की भी बात नहीं है, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि अब कहां से लाएं इतने स्कूल, हेल्थ। भाई इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से कि सबको एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया, सबको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दे पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो एचसीएफ को हम अच्छा मेंटेन कर पाए या एचसीएफ में खर्चा कर पाए इकोनॉमी में, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही काफी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी समस्या, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर।
अब ज्यादातर मजदूर हमारे प्राइमरी सेक्टर में हैं, ये तो सभी को पता है, और हम प्राइमरी सेक्टर वाले ही मजदूरों को ट्रेनिंग देते नहीं है प्रॉपरली। तो एचसीएफ होगा कैसे देश में प्रॉपरली? भाई मान लो देश में टोटल 10 मजदूर हैं, टोटल ये एचसीएफ में 10 मजदूर हैं, 5 इसमें से प्राइमरी सेक्टर में है मान लो। अब इन्हें तो मैं कुछ ट्रेनिंग दे नहीं रहा, ठीक है ना, इन्हें तो कुछ दे नहीं रहा ट्रेनिंग, तो क्या होगा? क्या एचसीएफ पूरे देश का बढ़िया हो पाएगा? नहीं। तो दूसरी दिक्कत यह है कि हम अपने प्राइमरी सेक्टर वाले मजदूरों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे। ओ गॉड। तीसरा चैलेंज क्या है? ग्रोइंग गल्फ बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ प्रोफेशनल्स। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब एक बच्चा, आप जैसा होनहार बच्चा, पढ़ लिख कर एक प्रोफेशनल बन जाता है, कल को आप पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाओगे, बहुत ही काबिल डॉक्टर बन जाओगे। अब लेकिन होगा क्या, जहां आपको नौकरी मिली भी वहां आपकी स्किल का पूरा यूटिलाइजेशन होगा नहीं, और पता चला बहुत से प्रोफेशनल तो ऐसे हैं जिनमें स्किल तो बहुत है लेकिन उन्हें ठीक से काम ही नहीं मिल रहा या उन्हें नौकरियां ही नहीं मिल पा रही, तो उनकी यूटिलाइजेशन हम कर ही नहीं पा रहे। तो सप्लाई और डिमांड जो है प्रोफेशनल्स की, वो मीट नहीं हो पाती ढंग से, उसमें गैप रह गया। प्रोफेशनल की नॉलेज मान लो इतनी है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हम इतना सही कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल्स की डिमांड और सप्लाई में भी एक गैप है, ये भी बड़ी समस्या है एचसीएफ को लेकर। चौथी समस्या, ब्रेन ड्रेन। दिमाग सूख जाएगा। कैसे? हमारे देश का दिमाग कैसे सूख जाएगा? आप पढ़ोगे लिखोगे यहां इंडिया में, अब हमारे देश को जरूरत है आप जैसे होनहार बच्चों की, आप जैसे होशियार बच्चों की, लेकिन आप क्या करोगे? आप देश छोड़ के चले जाओगे विदेश, तो क्या फायदा बच्चों? तो ये भी एक समस्या है, ब्रेन ड्रेन। जो देश के होशियार लोग हैं वो देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो देश में आप जैसे बच्चों की आवश्यकता है। आज कसम खा लेना, आपको विदेश नहीं जाना, आप भारत में ही अपनी सर्विसेज देंगे। भारत को रिक्वायरमेंट है आप जैसे बच्चों की। ठीक है सर। उसके बाद और क्या समस्या है? लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का मतलब यह है कि भाई आज भी हम प्राइमरी एजुकेशन में या छोटी एजुकेशन में, या मैं कह रहा हूं बड़ी एजुकेशन में भी, जो हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्तर है पढ़ाई का, वो अभी अच्छा नहीं है, वो उतना अप टू द मार्क नहीं है जो देश के अच्छे एचसीएफ के लिए होना चाहिए। तो बस यही कह रहा है कि हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी थोड़ा कम है। और इसके अलावा तो बच्चों जग जाहिर 2 पॉइंट्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी है, तो ये तो हमने 11th में ही पढ़ रखा था। स्कैरिसिटी तो हर इकोनॉमी में है, तो हमारी इकोनॉमी में भी है। हमारी इकोनॉमी में उतने रिसोर्सेज हैं नहीं जितने होने चाहिए, और हम उस पे भी सोने पे सुहागा काम करते हैं। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जितने हैं उसे भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसमें भी हमारी काम चोरी चल रही है। तो जितने रिसोर्सेज हैं हम उन्हें भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते, इनएफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं ना। जैसे आपके साथ होता है, आपके पास वैसे ही समय कम है एग्जाम में, अब उस कम समय में भी आप और टाइम वेस्ट करते हो, है ना, एफिशिएंटली काम नहीं करते। तो ये दोनों बातें आप पे लागू हो गई। तो अब ये बताओ, सारे चैलेंजेस, सारी प्रॉब्लम भारत की क्लियर? तो भेजो थम्स अप। ओके। एक बच्चा कह रहा है सर ग्रोइंग गल्फ बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, एक बार और। ठीक है मेरे दोस्त, एक बार और सुनो। ग्रोइंग गल्फ का मतलब है कि गैप, डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है। एक उदाहरण देके समझा देता हूं, चलो। डॉक्टर कह रहा है मैं कम से कम 1 लाख रुपए लूंगा। डॉक्टर कह रहा है कि भाई मान लो मैं कम से कम 1 लाख रुपए लूंगा, या मान लो वो चाहता है कि मेरे को जो मेरे से काम लिया जाए वो ज्यादा लिया जाए, ठीक है ना। तो डॉक्टर्स अपनी कुछ सप्लाई देना चाहते हैं,
लेकिन डॉक्टर का जो काम लिया जा रहा है उससे वो मान लो कम लिया जा रहा है, उसको मान लो कोई छोटा काम दे दिया जिसमें उसकी स्किल का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। मान लो आप पढ़ लिख कर 12वीं पास करके आपको एक नौकरी पर लगा दिया गया और आपको काम दे दिया कि चलो अब आपको बस डेली काउंटिंग करनी है, 2 जमा 2 करना है, आपको ये काम पे लगा दिया, ठीक है। आप 12वीं पास बच्चे आपको इस काम पर लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके टैलेंट का, आपकी स्किल का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। तो देयर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोफेशनल्स। मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी डिमांड कुछ और है, उनकी सप्लाई कुछ और हो रही है, तो उसके बीच में गैप है, वो नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ओके जी, ओके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चैलेंजेस इसमें हो गए। तो कोई भी अपने मन पसंदीदा 6 लिख सकते हो आप एग्जाम में अगर पूछेगा क्वेश्चन तो। चलो अब सर, अब आगे क्या है? आगे बच्चों मैं आपसे पूछूंगा, अब आपको अलर्ट हो जाओ। ठीक है सर, अलर्ट हो गए। तो अब कुछ छोटी मोटी बातें हैं बच्चों एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि एचसीएफ में एजुकेशन का ही एक मेजर और बड़ा रोल है। तो पहला छोटा पॉइंट तो ये कि सरकार को इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है एजुकेशन सेक्टर में, और सरकार करती भी है इंटरवेंशन, और बहुत सारे सरकार स्टेप्स भी उठाती है, और उसी के परिणाम स्वरूप सरकार ने एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई इन सब संस्थानों का गठन कर रखा है जो अपने अपने फील्ड की रिस्पेक्टिव चीजें देखती हैं। दूसरा पॉइंट, सरकार को एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा करना पड़ता है। सरकार को एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा करना पड़ता है। तो बताओ एक बार कि अभी रिसेंट ईयर्स में सरकार कितने % ऑफ जीडीपी खर्च करती है? बताना, एजुकेशन सेक्टर पे सरकार कितने % अभी खर्च कर रही है? अच्छा, ठीक है। और अब बताओ होना कितना चाहिए? होना कितना चाहिए? होना कितना चाहिए? ठीक है, वेरी गुड, ओके, बिल्कुल सही। तो होना चाहिए 6%। 6% ऑफ जीडीपी हमें एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करना चाहिए, लेकिन सरकार अभी फिलहाल कम कर रही है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक बहुत ही बड़ा टॉपिक क्या है, मतलब एक जानकारी दे रखी है जो हमने वैसे किताब में डिस्कस तो कर रखी है, बस आपको उसका क्रिस्प फॉर्म पता होना चाहिए कि ग्रोथ इन एजुकेशन सेक्टर, कि भाई कैसे हम ओवर द ईयर्स, पिछले 50-60 सालों के अंदर कैसे हमने एजुकेशन सेक्टर में ग्रो करा है, वो पता होना चाहिए। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में एसएसए की फुल फॉर्म भेजो जल्दी से। एसएसए बोले तो क्या? एलिमेंट्री एजुकेशन में एसएसए। सर अभी किताब खोलने दो, अभी रुको जरा, 2 मिनट रुको, किताब खोलने फिर बताते हैं। और बच्चों ने किताब खोल के बताना शुरू कर दिया। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ना। तो ये बस बेसिक पता होना चाहिए। इसमें ज्यादा रटना नहीं है किताब से, लेकिन बेसिक जानकारी रखो कि अगर 3 मार्क्स में लिखने को आ जाए तो आप बस ये बातें लिख पाओ कि भाई किस पार्ट ऑफ एजुकेशन में सरकार ने क्या क्या, मतलब आज तक क्या हुआ है। तो बस सर्व शिक्षा अभियान, चलो आरटीई तो बता दोगे। ये बताओ ईजीएस, ईजीएस क्या? ईजीएस, ईजीएस। सर किताब खोलने दो, मिल नहीं रहा किताब में। 1 मिनट, कौन सा पेज है सर एक बार बताना।
हाँ खुल गई, किताब खुल गई सबकी। हाँ सर, अब पूछो, अब हम बताते हैं। EGS, एजुकेशन गारंटी स्कीम, EGS। ये जितनी भी स्कीम मैं बता रहा हूं, मिड डे मील स्कीम, ये तो सुना ही है ना। तो ये जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मिड डे मील स्कीम और बाकी सब एटसेट्रा एटसेट्रा, जो किताब में भी हैं, ये सारे बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित हैं या उस फील्ड में काम कर रहे हैं, बस इतना पता होना चाहिए। अच्छा, सेकेंडरी एजुकेशन में सरकार ने और क्या क्या स्टेप्स उठा रखे हैं और उसमें क्या क्या स्कीमें हैं। RMSA, RMSA बताना क्या होता है? RMSA सर, RMSA तो नहीं पता सर हमें। सर किताब खोलने दो, रुको। RMSA सेकेंडरी एजुकेशन में सरकार का क्या स्टेप है? हाँ बस किताबें खोलो और क्या। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक का मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ना। सरकार ने कंस्ट्रक्शन करे गर्ल्स हॉस्टल्स के। उसके बाद ICT, ये बताना, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ICT, नेशनल ओपन स्कूल, ICT बताओ जरा। ICT सर, ICT ये तो हमें नहीं पता। हाँ ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो मतलब और भी बहुत सारे हैं, केंद्रीय विद्यालय, नेशनल ओपन स्कूल, ये सब एटसेट्रा, मॉडल स्कूल्स। तो सरकार ने कुछ ये कदम भी उठाए हैं सेकेंडरी एजुकेशन में ओवर द ईयर्स। बाकी इसके अलावा सब जेनरिक बातें, मतलब जो सिर्फ आपको एक बार रीड करनी है, बेसिक जानकारी बस पता होना चाहिए कि सरकार ने हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी लेवल्स पर भी काम करें। नई नई यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा AICTE, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार बताना AICTE क्या है। पहले भी आया था, यहाँ पे भी आया है AICTE। सर AICTE, ये तो सर पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया है। ओके, देख लिया किताब से, खुल गई किताब। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से, AICTE, बिल्कुल, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा संस्कार भारत, जिसमें वुमेन एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा बहुत से रिसर्च फैसिलिटीज पर भी सरकार ने फोकस करा है, उनको डेवलप करने पर। और इसके अलावा कल्चरल लैंग्वेजेस या कल्चरल उसको प्रमोट करने के लिए भी सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ जेनरिक बातें हैं जो ओवर द ईयर्स एजुकेशन सेक्टर में हुई, एलिमेंट्री, सेकेंडरी या हायर और अदर लेवल्स पर। उसके बाद एक छोटा सा मिसलिनियस टॉपिक है नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी का मतलब ये होता है बच्चों, नॉलेज इकोनॉमी का मतलब कि नॉलेज मतलब जो ज्ञान है, ज्ञान, उसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर में उस नॉलेज को अप्लाई कर दो, तो इसको बोलते हैं नॉलेज इकोनॉमी। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी नॉलेज इकोनॉमी तब बनेगी जब हमारी नॉलेज जो है, अच्छी नॉलेज, हम तीनों सेक्टर में अप्लाई कर दें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, तो उसको बोलते हैं नॉलेज इकोनॉमी। अब मैंने आपको बुक में तब मार्क करवाया था, बताना जरा नॉलेज इकोनॉमी को अप्लाई करने के लिए या नॉलेज इकोनॉमी के एग्जीक्यूशन में कितने स्टेप्स होते हैं, बताना जरा कितने स्टेप्स में अप्लाई होती है। अच्छा सर, किताब खोल ली है हमने, सर किताब से देख रहे हैं, वेरी गुड सब बच्चे। 3 स्टेप्स, ठीक है, वो बेसिक है, वो आप पढ़ लेना, ज्यादा मतलब ऐसे रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो 3 स्टेप्स में उसको लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद NKC, NKC की फुल फॉर्म बताना जरा। NKC
अच्छा, और ईयर बताओ, ईयर कौन से साल में लॉन्च हुआ? एनकेसी कौन से साल में लॉन्च हुआ? ओके, ठीक है, ठीक है। तो एनकेसी सिंपल है, नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है ना, नेशनल नॉलेज कमीशन, जो 2005 में लॉन्च हुआ। तो ये छोटा सा 1 नंबर में अगर पूछे तो, नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है ना। तो मतलब एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें बस गो थ्रू करनी है। इसमें कुछ भी ज्यादा टेक्निकल नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन चांसेस कम है आने के, लेकिन कुछ छोटा पॉइंट इसमें पूछ सकता है 1 नंबर के अंदर। तो एक बार इसका थम्स अप भेज दो इस पेज का कि ये पेज पूरा ओके हो गया। ओके, क्लियर, ओके, ठीक है जी। तो बच्चे कह रहे हैं क्लियर, चलो ठीक है। बस अब ये चैप्टर अपनी अंतिम सांस लेने जा रहा है। 2 बातें इसमें और बची हैं कि भाई ये सब बातें होने के बाद, पहला चैलेंजेस, मतलब हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, भारत में एजुकेशन सेक्टर में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो देखो जी, चैलेंजेस पे पहले चर्चा करेंगे। लो रूरल एक्सेस, मतलब कि जो हमारी एजुकेशन है वो गांव तक, रूरल एरियाज तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाई है। यानी कि आज भी बहुत से रूरल एरियाज ऐसे हैं जिन्हें अच्छी एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पाया है, ये कह रहा है। दूसरा चैलेंज, वाइडनिंग गल्फ बिटवीन, मतलब कि बढ़ता हुआ गैप बिटवीन एक्सेस लेवल ऑफ रिच एंड पुअर। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये तो मतलब हर चीज में एप्लीकेबल होगा ये पॉइंट। जब इनकम की बात करते हैं, तो जब इनकम अमीर और गरीब की बहुत अनइक्वल है, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई पर खर्चा भी अनइक्वल ही होगा। अमीर जो है वो तो हर सुविधा उठा लेगा या हर सुविधा का इंजॉयमेंट ले पाएगा, लेकिन गरीब जो है उसको ज्यादा एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव वो भी ज्यादा है, गैप वो भी ज्यादा है। तो ये यहां पे कह रहा है। तीसरा चैलेंज, हमें जेंडर गैप को कम करने की, मतलब ब्रिज करने की आवश्यकता है। जेंडर गैप का मतलब ये कि भाई जो महिलाएं हैं, महिलाओं में एनरोलमेंट रेशियो, या मतलब स्कूल में घुसने का या उसको पूरा पढ़ाई करने का, पास करने का जो परसेंटेज है वो कम है और पुरुषों में ज्यादा है। तो मान लो पुरुषों में ज्यादा है, महिलाओं में कम है, तो इसे बोलते हैं जेंडर गैप। तो हमें इसे कम करना है, इसे कम करना है। और इसे कम करने का मतलब ये नहीं है कि पुरुषों को कम कर देंगे, पुरुषों को नीचे ले आएंगे। ये तो आप बच्चे कर रहे हो, आप में से कई लड़के कह रहे हैं हम पढ़ेंगे नहीं, हम ये गैप कम करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे। तो गैप ऐसे कम नहीं करना, गैप ऐसे कम करना है कि वुमेन एजुकेशन बढ़ानी है। अच्छा, तो ब्रिजिंग जेंडर गैप। उसके बाद चौथा चैलेंज, चैलेंज ऑफ रेजिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये पहले भी हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो हमारी एजुकेशन का स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, वो उतना अच्छा नहीं है। तो एक चैलेंज हमारे लिए ये है कि हमारे देश में एजुकेशन का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो बढ़ना चाहिए। तो ये बस यहां पे लिखा है। और पांचवा, एजुकेशन शुड बी मच मोर जॉब ओरिएंटेड। ये इंपॉर्टेंट है बात। भाई हमारी आजकल एजुकेशन क्या है कि मान लो हमने किताबी बातें तो पढ़ ली, किताब के एग्जाम पास कर लिए, लेकिन जब वाकई में जब कंपनी में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो कुछ और ही चीज है, या जब नौकरी ढूंढने जाते हैं तब देखते हैं वहां तो रिक्वायरमेंट किसी और ही चीज की है। तो हमारी एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जो ज्यादा जॉब ओरिएंटेड हो, यानी जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपको करते ही अच्छी नौकरी मिल जाए, उसी तरह की पढ़ाई से संबंधित। तो ये कह रहा है कि एजुकेशन जो है वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो ये मतलब कुछ 5 चैलेंजेस हैं एजुकेशन के अंदर हमारे भारत देश में। तो
अब पहले चैलेंजेस का थम्स अप भेजो। चैलेंजेस ओके। ओके ओके, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए कुछ चैलेंजेस। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख सकते हो कोई भी चैलेंजेस। और फिर छोटा सा टॉपिक है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मतलब अब भविष्य में हम क्या देख रहे हैं, भविष्य में हम एजुकेशन के अंदर क्या देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत देश क्या देख रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं हम। तो भविष्य का प्रोस्पेक्ट ये है, पहला पॉइंट, एजुकेशन फॉर ऑल। भाई ये हमने नारा तो निकाल रखा है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सबको शिक्षा मिले, सबको शिक्षा मिले, लेकिन अभी इसे अचीव करना बहुत दूर है, बहुत लंबा सफर है, येट टू बी अचीव। तो पहला फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो ये है कि जो एजुकेशन फॉर ऑल हम नारा लगा रहे हैं उसे अभी भी अचीव करना बाकी है, तो इसे हमें भविष्य में अचीव करना चाहिए। दूसरा और तीसरा पॉइंट यहीं से चुरा लिया, जो यहां पर चैलेंजेस थे उसी को कम करने की बात यहां पर कर दी। तो एक चैलेंज था जेंडर जो गैप था, तो यहां पर लिखा है कि जेंडर इक्विटी को हमें फोकस करना चाहिए, यानी कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी हमें शिक्षा प्रदान करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो जेंडर गैप है पढ़ाई के क्षेत्र में वो नहीं हो। उसके बाद तीसरा, स्किल बेस्ड एजुकेशन रिक्वायर्ड। वही शिक्षा जो है वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी बातें रट ली और एजुकेशन कंप्लीट नहीं। एजुकेशन स्तर पर ही, छोटे स्तर पर ही बच्चे को स्किल डेवलपमेंट देना जरूरी है, या उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ छोटे से 3 पॉइंट हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। पूछेगा भी तो 1 या 3 नंबर में पूछेगा, तो आप 3 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। तो इसका थम्स अप और भेज दो, तो मतलब सब कुछ क्लियर, सारा चैप्टर ऑल क्लियर। ओके